ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, आज बेटा हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम ये देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकती है, यानी कि हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इवेंट्स कौन कौन से आएंगे उन्हें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट टर्म आती है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होती है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ आर कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो होती है वो सभी की वेरिएबल होती है, उसी में सब में वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की कहें कि ह्यूमन बीइंग की जो नॉर्मल एज होती है वो 70 ईयर होती है, लेकिन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी ह्यूमन बीइंग क्या 70 ईयर की होती हैं? या फिर अगर हम दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखें तो डॉग का देखें या ट्री का देख लें, बनियान ट्री का, इन सब का अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे तो हमें उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल है जो वो जब मैच्योर होती है तो वो अपने आप टू में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस है वो टू में डिवाइड हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो टू नई सेल्स बन जाएंगी। जैसे कि देखिए, अगर ये एक सिंगल सेल है, मान लो ये एक सिंगल सेल है, जब ये मैच्योर होगी तो इसका न्यूक्लियस है वो टू में डिवाइड हो जाएगा। 10th में हमने पढ़ा हुआ है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टू नई सेल्स हैं वो फॉर्म हो गई हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये जब भी इसका यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं तो पेरेंट्स डेड हो जाता है, पेरेंट्स अपने आप खत्म हो जाता है क्योंकि सेल है वो ब्रेक हो जाती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि लाइफ स्पैन है वो सभी लिविंग स्पीसीज़ों के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने सभी की एजेस लिखी है यहाँ पे। जैसे एलिफेंट है 70 ईयर, रोज 10 ईयर, डॉग 10 to 13 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर, बनाना ट्री 25 ईयर, काउ 18 to 22 years, parrot 140 year, crocodile 60 year and horse 25 to 30 year। ये इनका नॉर्मल लाइफ स्पैन है। लाइक दिस फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 ईयर, राइस प्लांट 3 to 7 मंथ, टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर, और बनाना ट्री जो होगा, बनियान ट्री जो होगा उसकी एज होगी 200 to 300 ईयर्स। आफ्टर दैट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो कोर्स कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं सभी टॉपिकों को टर्न वाइज एक्सप्लेन करूँगी। आफ्टर दैट इसके बाद टर्म आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यंग वंस का प्रोड्यूस होना, यानी उसी स्पीसीज के न्यू यंग वंस का प्रोड्यूस होना। अगर एक स्पीसीज का न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, यानी कि उनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाएगी, और जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उस स्पीसीज के नंबर ऑफ स्पेसिमन हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा कि हम देखते हैं कि अगर ओल्ड एज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो डेड होते हैं, तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म डेड होते हुए चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, तो न्यू यंग वंस इधर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और इधर की साइड ओल्ड यंग वंस हैं वो ओल्ड एज ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी वो स्पीसीज है वो ख़त्म नहीं होती। अगर डेड हो रहे होते हैं तो उस स्पीसीज के न्यू यंग वंस भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यही इसका एडवांटेज है। रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है कि ये उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें हमारी बुक में ही दिया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक साइकिल होती है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट ना तो उसकी डेथ होती है, ना ही डायरेक्ट उसकी ग्रोथ होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ होगा, बर्थ के बाद उसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद सेनेस्केंस वाली यानी बुढ़ापे वाली एज आएगी, और उसके बाद वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो सभी का अलग अलग होता है। उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। सभी स्पीसीज़ का रिप्रोडक्शन प्रोसेस सेम टाइप का नहीं होता है।
तो उनके कि कौन सी स्पीसीज़ के अंदर किस टाइप का होगा, क्योंकि कुछ स्पीसीज़ के अंदर तो गैमेट्स का फ्यूज़न रिक्वायर्ड होता है, जबकि कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती है जो सिंगल पेरेंट से ही न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इन्हीं के बिहाव पर कि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 1 पेरेंट आर रिक्वायर्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑन द कम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स, हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच ओनली सिंगल पेरेंट आर रिक्वायर्ड, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। सिंगल पेरेंट आर रिक्वायर्ड मीन्स उसके अंदर प्लांट का या एनिमल का कोई भी बॉडी पार्ट है वो ही न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। इसके अंदर किसी भी गैमीट फॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसके अंदर अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे तो गैमीट्स का फ्यूज़न भी नहीं होगा, यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूज़न भी नहीं होगा। गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं होगा यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स टर्म को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हम जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट का या ऑर्गेनिज्म जो भी जिसके अंदर भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसी का कोई भी बॉडी पार्ट है दैट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ द दैट स्पीसीज। नेक्स्ट वन, नो गैमेट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, नो गैमेट्स फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट नो जाइगोट फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, gametes are produced, fusion of gametes take place, fertilization process takes place, zygote will be formed। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद हम कुछ स्टेप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने केवल इधर डेफिनेशन पढ़ी है कि ओनली सिंगल पेरेंट आर रिक्वायर्ड एंड नो नीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, लेकिन इसके अलावा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जिनसे न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन होती है। तो उन मेथड्स को हम और देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स होंगे इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहला मेथड होता है, हमें सबसे पहले तो यही पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है कि ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सफरिंग। ऑफ सफरिंग हम बायो की लैंग्वेज में न्यू यंग वंस को ऑफ सफरिंग भी कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही इंक्लूड होता है जो कि न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू अनदर, कि जो उसका ऑर्गेनिज्म होगा वो केवल देखने में ही उसके जैसा नहीं लगेगा, किसके जैसा, जिससे वो बना है, मतलब पेरेंट्स जैसा। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है वो देखने में ही पेरेंट जैसा नहीं लगता, बल्कि उसके अंदर जो जेनेटिक मैटर होता है वो भी उसके जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन तो हुआ ही नहीं। गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ तो जिस टाइप के जीन उसके अंदर प्रेजेंट थे, उसके पेरेंट के अंदर प्रेजेंट थे, वैसे ही जीन उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हुए हैं। इसीलिए वो सारे उन्हीं करेक्टर को शो करेगा जो करेक्टर उनके पेरेंट्स ने शो किए थे। तो अगर कोई भी स्पीसीज ऐसी होती है जो देखने में भी और जेनेटिकली यानी जीन्स की प्रेजेंस दोनों तरीके से बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी होती है, उसे हम बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन की डेफिनेशन हमें दी हुई है मॉर्फोलॉजिकली यानी कि दिखाई देने में कैसा है, और जेनेटिकली यानी कि उसके अंदर किस टाइप के जीन्स प्रेजेंट है। अगर किसी स्पीसीज के अंदर उसके जो जीन्स होते हैं वो भी उसके पेरेंट जैसे हों और वो दिखाई भी हमें पेरेंट जैसा ही दे बिल्कुल, तो इट आर नोन एज क्लोन। तो क्लोन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे इसमें दी हुई हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, हमने पढ़े भी हुए हैं क्योंकि हमने 11th क्लास की थी। 11th क्लास में हमने नंबर ऑफ मेथड पढ़े थे, हमने काफ़ी सारे मेथड पढ़े थे, जैसे कि हमने स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा था। वहाँ पे स्पोर्स क्या होते हैं, यानी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। हैप्लॉइड सेल क्या होती हैं? हैप्लॉइड सेल सिंगल सेल को बोलते हैं। सिंगल सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस। कहीं पे स्पोर बनते हैं, कहीं पे गैमेट्स बनते हैं, कहीं पे सभी में अलग अलग मेथड्स होते हैं। कभी कभी उनके बॉडी पार्ट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि मैंने अभी इधर बताया,
तो इसमें क्या है कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये वाला मेथड होता है, यानी उनके अंदर नेचुरल डेथ तो होती नहीं है। क्या होता है, वो जब भी मैच्योर होंगे तो वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे। जब ये 2 में डिवाइड होंगे, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, तो इससे कितनी बनी, 2। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फिजन मेथड। फिजन मेथड, FISSION, फिजन मेथड। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इर्रेगुलर सेल की स्ट्रक्चर बनाई है, और इर्रेगुलर सेल की जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है, अमीबा की। अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है। और इसमें जो मेथड, इसमें जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है कि जब भी वो थोड़ा मैच्योर होता है उसका न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है। आफ्टर दैट न्यूक्लियस आर ब्रेक डाउन इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड देन 2 डॉटर सेल विल बी प्रोड्यूस, यानी ये 2 डॉटर सेल विल बी प्रोड्यूस। इसके अंदर 2 बनी है, 2 की वजह से हम इसे कहेंगे बाइनरी फिजन, यानी कि फिजन मेथड आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजन मेथड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल होता है। अगर सेल केवल 2 में डिवाइड हुई है तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी मेथड, और अगर 2 से ज़्यादा में डिवाइड हुई है तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल मेथड, यानी कि मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब मोर देन 2। व्हेन ए सेल आर डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई या 2 डॉटर सेल्स, देन वी कैन से दैट मल्टीपल फिजन। और अगर 2 में है तो हम उसे कहेंगे बाइनरी फिजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैनामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इस तरीके के जो भी स्पीसीज होती हैं वो सब के अंदर इसी तरीके का मेथड उनमें पाया जाता है। ये जो हमने पढ़ा है कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल हैं। कुछ मोनेरास और प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि बाइनरी फिजन मेथड को ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, YEAST। ईस्ट क्या है, एक फंगस है। और इस फंगस के अंदर क्या होता है कि जो डिवीज़न होती है सेल की वो एक लार्ज और एक स्मॉल बनती है। स्मॉल अराइज होती है और एक बर्ड की फॉर्मेशन करती है, यानी कि कोई भी ईस्ट है उसके ऊपर एक बर्ड डेवलप होती है। और बर्ड जो होती है, अगर हम इसको इसकी पेरेंट बॉडी से डिटैच कर दें तो ये भी न्यू यंग वंस को फॉर्म कर सकती है। तो ये कौन से मेथड में आएगी, बर्ड डेवलप हुई है, इसलिए इस मेथड को हम बोलेंगे बर्डिंग मेथड। बर्डिंग मेथड में एक अनवांटेड ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। तो ये इसमें मेथड हो जाएगा। ये हमारा मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जब हम इसे डिटैच कर देंगे तो न्यू यंग वंस फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है कुछ मेंबर्स फंगस के और कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, और एल्गी के अलावा भी इसमें कई एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं, यानी कि जैसे बताया गया है कि कुछ सिंपल प्लांट्स भी हैं और कुछ फंगस भी है। उनके अंदर जो मेथड हैं वो अलग मेथड होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स होंगे, यानी जू स्पोर्स, कॉनिडिया, ठीक है, इस तरीके के मेथड होंगे। तो जू स्पोर्स कौन से मेथड होते हैं, जू स्पोर्स यानी कि ये सब स्पोर्स के ही टाइप्स हैं। स्पोर्स क्या है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो जू स्पोर्स किस तरीके के होंगे, उनके अंदर इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला का काम क्या होता है, फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट का, यानी कि जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो मोटाइल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जू स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो मोटाइल होंगे क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जबकि कॉनिडिया जो होती हैं वो मोटाइल नहीं होती हैं, उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। उनका जो ये हाईवे होता है वो ही ऊपर से ब्रेक होके और इनको स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, ये स्पोर्स बन जाते हैं। ये मेन जो ब्रांच होती है उसे हम बोलते हैं हाईवे। तो जो हाईवे होता है ये ही ऊपर मतलब जैसे ड्राई अप हो जाता है या मैच्योर होगा तो ये ही स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमारे इसमें मेथड दिया हुआ है, तो इसका एग्जांपल किसका होगा, ये पेनिसिलिन का अंदर हो जाएगा। और जू स्पोर जो होते हैं वो क्लेमिडोमोनास के अंदर होंगे। हाइड्रा के अंदर भी बर्डिंग, जैसे इसके अंदर बर्डिंग हमने पढ़ा है वैसे ही हाइड्रा के अंदर भी, हाइड्रा भी एक स्पीसीज है, उसके अंदर भी ये बर्ड डेवलप होती है, ये भी बर्डिंग का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गैम्यूल्स का। गैम्यूल्स क्या होता है, एक इंटरनल बर्डिंग होती है, एक तरीके से जैसे स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्ज के अंदर जैसे ये कोई स्पॉन्ज है, इसकी ये ओपनिंग हो गई, ओपनिंग को हम ओपरकुलम बोलते हैं। तो इसके इनसाइड ये बर्ड ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, और जब ये बॉडी से बाहर आएंगी तो ये कहाँ से आती हैं, इस ओपनिंग से ये बाहर आएंगी। तो इस तरीके से जो इंटरनल इनसाइड द स्पीसीज
जो बड डेवलप होती हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गैम्यूल्स। और गैम्यूल्स किसके अंदर होता है? स्पॉन्ज के अंदर। गैम्यूल्स होगा वो स्पॉन्ज के अंदर होगा। इसके बाद प्लांट्स के कुछ अलग मेथड्स हैं, कुछ एसेक्सुअल मेथड्स हैं, उन मेथड्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चे।